हेलो एंड वेलकम यू ऑल। मेरा नाम है शांतनु शुक्ला और आज हम करने जा रहे हैं यूजीसी नेट के चैप्टर नंबर 10 मैनेजमेंट का सिलेबस स्टडी कर रहे हैं। ये हमारा इस सीरीज़ का तीसरा वीडियो है एंड इसमें क्या है, हम पढ़ने जा रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को एंड देखते हैं क्या होता है। पूरे वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाएं एंड अगर कोई डाउट रह जाए तो नीचे जाकर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए एंड आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट टू सॉल्व ऑल और योर क्वेरीज। ओके, चलिए शुरू करते हैं। ठीक, तो पहली चीज़ देखिए एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है। देखिए जैसे हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है। अब यहाँ पे बात ये एंटरप्रेन्योर ई से होता है, ध्यान दीजिए यहाँ आई है। तो एंटरप्रेन्योर क्या होता है? एंटरप्रेन्योर क्या होता है? एंटरप्रेन्योर जैसे ही लोग होते हैं, बस ये होता है क्या डिफरेंस क्या होता है दोनों के बीच में मेजर, कि ये जो इंट्राप्रेन्योर होते हैं ये किसी कंपनी के एम्प्लॉयज ही होते हैं। कंपनी वाले लोग क्या करते हैं, मान लो ये पेरेंट कंपनी है, यहाँ पे किसी ए पर्सन के पास एक अच्छा आइडिया था, इन्होंने क्या करा, इस ए पर्सन के आइडिया को लेकर के इसको इंट्राप्रेन्योर बना के एक नई कंपनी खोल दी जिसका एक तरीके से मालिक ये पर्सन होगा, बट इसमें डिसीजन लेने का चांसेस ज़्यादातर कंपनी के पास ही रहेगा। ठीक, बट एक तरीके से मालिक आपका ए हो जाएगा। तो ये पूरी सीरीज को कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। चलिए डेफिनेशन देखते हैं। ठीक, एंड एंटरप्रेन्योरशिप इज अ फिनोमेना ऑफ एम्पावरिंग द एम्प्लॉयज विद इन द ऑर्गेनाइजेशन बाय वैल्यूइंग देयर आइडिया एंड कन्वर्टिंग देम इनटू अ प्रॉफिट मेकिंग मॉडल फॉर द बिजनेस। तो ये सिंपल सा फंडा जो अभी हमने समझाया वही चीज़ कह रहा है कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, एक ऐसा फिनोमेना, एक ऐसा तरीका होता है जिससे क्या करते हैं, हम एम्पावर करते हैं। क्या करते हैं? एम्पावर, यानी कि और ज़्यादा ताकत देते हैं किसको? एम्प्लॉयज़ को, जो भी हमारे एम्प्लॉयज़ हैं विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको पावर देते हैं। किस तरीके से? उनके जो आइडियाज़ हैं उनको हम वैल्यू प्रोवाइड करते हैं। आइडियाज़ को वैल्यू मतलब आइडिया की कदर करते हैं, इज्जत देते हैं, और उन आइडियाज़ को हम कन्वर्ट कर देते हैं किस चीज़ में? प्रॉफिट मेकिंग मॉडल फॉर द बिजनेस। जो बिजनेस है उसके लिए ये इनका आइडिया जो है पर्सन का किस तरह बेनिफिशियल होता है, इस चीज़ में कन्वर्ट करते हैं। ठीक, अब ये इस कंडीशन में क्या है, द जो ऑर्गेनाइजेशन वुड बियर द एसोसिएटेड रिस्क एंड लॉस इफ एंटरप्रेन्योर्स प्रोजेक्ट फेल। ये होता क्या, एंटरप्रेन्योर को ऑर्गेनाइजेशन ने मान लो भाई कोई प्रोजेक्ट दे दिया या कोई नया कंपनी खोल के दे दी। अब ये कंपनी क्या होगा, ये कंपनी फेल हो गई, तो इसमें ऑर्गेनाइजेशन का जो रिस्क बियरिंग होता है तो उस पर्सन का तो होता ही होगा, और साथ ही साथ ये किसका, कंपनी जो थी आपकी उसकी भी रिस्क बेयरिंग होती है। ठीक, तो जिम्मेदार दोनों लोग होंगे। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एम्प्लॉयज रिस्पॉन्सिबिलिटी विथ हिज हर एंटरप्रेन्योरियल स्किल दैट क्रिएट एन एंटरप्रेन्योर। ठीक, ये दोनों लोगों के कंबाइंड, दोनों लोगों की मिली जुली रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? एम्प्लॉयज की और एम्प्लॉय की और एम्प्लॉयज की, मतलब जो आदमी आपको जॉब पे रखे हुए हैं मालिक की, या तो सिंपल भाषा में कह दो ओनर की और वर्कर की, दोनों लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक है, एन एंटरप्रेन्योर इज द एम्प्लॉय हु अवेल्स एन अपॉर्चुनिटी, डेवलप्स एन आइडिया एंड देन टेक्स इट टू द नेक्स्ट लेवल फॉर द बेटरमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है कि जो एंटरप्रेन्योर होता है वो एंटरप्रेन्योर होने के बाद भी एक एम्प्लॉय ही होता है, ओनर नहीं होता है। ठीक है, तो वो मेन जो पेरेंट कंपनी है उसका एम्प्लॉय ही रहेगा। ठीक है, तो बस अब यहाँ पे क्या होता है, एंटरप्रेन्योर क्या होता है कि वो आदमी जो कंपनी का एम्प्लॉय तो है बट अपने नया एक अपॉर्चुनिटी देखी उसने और अपॉर्चुनिटी को कन्वर्ट कर दिया उसने एक गेन में। ठीक, वो आइडिया ले जा करके नेक्स्ट लेवल पे ले जाता है, किसके लिए? बेटरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के भले के लिए। ठीक, आई होप क्लियर हो गया होगा। अब देखिए जैसे हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, और यहाँ पे हमने पढ़ा था एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, और यहाँ पे हमने आज पढ़ा कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या। ठीक है, तो अब दोनों के बीच डिफ्रेंसिएशन समझ लेते हैं ताकि कभी कोई पेपर में कोई क्वेश्चन आए तो समझने में आसानी रहे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है कोर ऑब्जेक्टिव। तो ये कोर ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का मेन वजह क्या होती है। ठीक है, तो मतलब रीजन क्या होता है एग्जिस्टेंस का। ठीक, तो एंटरप्रेन्योरशिप का क्या होता है, टू इंक्रीज द कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ एंड मार्केट सस्टेनेबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। देखिए एंटरप्रेन्योर क्या होते हैं कि इनकी मार्केट में ऑलरेडी एक फर्म तो होती ही है। ठीक है, ये इनको बैक करने के लिए होती है, तो अब इनको शुरुआत में पेनिट्रेशन तो करना नहीं है मार्केट में, क्योंकि जो मेन कंपनी है वो अपने नाम के साथ इनको अपना नाम ऐड करने देगी, तो इसी बहाने इनका थोड़ा सा प्रमोशन भी जो है वो हो जाएगा। ठीक, बट जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनका क्या है, उनका एक बिल्कुल नया ही आइडिया है
टू इनोवेट समथिंग न्यू और सोशियो इकोनॉमिक वैल्यू। जब ये कुछ नया लेकर के आएंगे तभी ये मार्केट में भाई टिक पाएंगे, क्योंकि ये लोग तो ऑलरेडी मार्केट में पुरानी कंपनी के साथ पुराने वैल्यूज के साथ ही हैं, तो लोग इन पे ट्रस्ट करेंगे। बट इनको कुछ नया प्रोडक्ट ऐसा अच्छा लाना पड़ेगा जो लोगों को ज़रूरत हो, तभी लोग इनके पास आएंगे ट्राई करने के लिए। ठीक, प्राइमरी मोटिव क्या होता है दोनों लोगों का? एनहांस द रिवार्डिंग कैपेसिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑटोनॉमी। मतलब क्या है, जो कंपनी की रिवॉर्डिंग कैपेसिटी है, जो मतलब इनकी सब कंपनी है जो एंटरप्रेन्योर ने स्टार्ट करी है, उस कंपनी का जो एंटरप्रेन्योर ने स्टार्ट करी है उस कंपनी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि इसकी रिवॉर्डिंग कैपेसिटी, यानी एक तरीके से सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल गेन्स पे ध्यान देते हैं। बट एंटरप्रेन्योर जो होते हैं वो इनोवेशन पे मेजर ध्यान देते हैं, और फाइनेंशियल गेन उनका मेजर कंसर्न नहीं होता। हमेशा उनका मेजर कंसर्न इनोवेशन होगा, क्योंकि जब तक इनोवेट नहीं करेंगे तब तक भाई फाइनेंशियल गेन्स तो मिलेंगे ही नहीं। और जब फाइनेंशियल गेन्स मिल जाएंगे तब उनको इंडिपेंडेंस मिल जाएगी, तब यानी कि जो एंटरप्रेन्योर है वो आगे बढ़ पाएगा। ठीक, अब एक्टिविटी की बात करते हैं। एक्टिविटीज कहते होती हैं कंपनी में। ठीक, डायरेक्ट पार्टिसिपेशन विच इज मोर देन अ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। यहाँ पे क्या है कि कंपनी का जो है जो मेन कंपनी थी, जो पेरेंट कंपनी थी, जो इंटरप्रेन्योर को ओन कर रही थी कंपनी को, उस कंपनी का भी डायरेक्ट पार्टिसिपेशन होता है। ठीक है, किसी भी डेलीगेशन अथॉरिटी की तरह काम नहीं करती, कई बार मिटिगेट भी करती, कई बार जो बीच में कंडीशंस भी लगा देती हैं। ठीक है, अपनी सिस्टर कंसर्न पे। ठीक, और जो इंटरप्रेन्योरशिप है डायरेक्ट एंड टोटल पार्टिसिपेशन इन द प्रोसेस ऑफ इनोवेशन। यहाँ पे क्या होता है कि जो ओनर होता है भाई सब उसी की कंपनी होती है, तो उसका पूरा का पूरा हाथ रहता है इस कंपनी को किस तरीके से डिसीजन लेगा, किस तरीके से आगे बढ़ेगा इस चीज में। ठीक है, अब आती है रिस्क की बात। तो इंटरप्रेन्योर क्या होता है, बियर मॉडरेट रिस्क, बिकॉज देखो इनकी एक कंपनी ऑलरेडी मार्केट में, तो इनको उतना ज़्यादा फेलियर के चांसेस कम हो ही जाते हैं। ठीक, क्योंकि एक जो कंपनी इस्टेब्लिश कंपनी है वो इनको सपोर्ट कर रही है, तो चांसेस कम हो जाते हैं। बट जब यहाँ पे एंटरप्रेन्योर्स की बात करते हैं तो कंडीशन क्या हो जाती है, इनको हर तरह के रिस्क खुद ही लेने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि इनका कोई गॉडफादर तो है नहीं जो इनको बचा लेगा। नहीं, अगर कुछ गड़बड़ करी तो तुम डूबे अकेले। ठीक, अब स्टेटस की बात करते हैं। और तो यहाँ इंटरप्रेन्योर में क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयज एक्सपेक्टिंग फ्रीडम एट वर्क। जो ऑर्गेनाइजेशनल एम्प्लॉयज होते हैं वो क्या उम्मीद करते हैं कि फ्रीडम मिलेगा काम में। ठीक है, फ्रीडम मिलेगा, स्टेटस मिलेगा, ये सब चीज़ें की उम्मीद होती है। बट यहाँ पे एंटरप्रेन्योर जो होते हैं उनको ना किसी तरह का स्टेटस मिलता है, ना ही वो किसी तरह के सोवरिंग पर्सन जो मेन कंसर्न पर्सन होता है एंटरप्रेन्योर का, वो किसी भी तरह के स्टेटस को अपना वजह नहीं बनने देता है कि स्टेटस या ईगो आने दे। ठीक है, क्योंकि उसको पता है भाई मार्केट में नया नहीं लाऊंगा तो मैं फेल हो जाऊंगा, तो इसलिए वो खुद को सीरियसली नहीं लेता, मार्केट को ज़्यादा सीरियसली लेता है। अब देखते हैं अगला पॉइंट, फेलियर्स एंड मिस्टेक। ठीक है, तो मतलब क्या है, कीप रिस्की प्रोजेक्ट सीक्रेट अनलेस इट इज अ प्रिपेयर्ड ड्यू टू हाई कंसर्न ऑफ फेलियर एंड मिस्टेक। भाई देखो इन लोगों के पास क्या होता है कि इन लोगों को लगता है कि भाई कोई हमारे पास एक नया प्रोजेक्ट है, कि हम मान लो भाई एक नया मोबाइल का इन्वेंशन कर रहे हैं, ये मोबाइल चलेगा कि नहीं, ये हम नई मोबाइल को लोगों को तब देंगे कि हमने इन्वेंट करा है जब हम मार्केट रिसर्च पूरी कर लेंगे। ठीक है, कि चलेगा कि नहीं, अगर नहीं चलेगा तो हम ये पॉसिबिलिटी कि हम ये मार्केट में नहीं लॉन्च करें, ठीक, उससे बेटर करने की कोशिश करें। बट एंटरप्रेन्योर के केस में क्या होता है, भाई इनके पास इतना ना फंडिंग होती ना कुछ, तो ये लोग क्या करते हैं मार्केट में लेकर के आएंगे, और इनकेस अगर ये लोग फेल हो भी गए तो क्या है, ये इसको एक एज अ मिस्टेक नहीं काउंट करेंगे, इसको एज अ लर्निंग ऑब्जेक्टिव काउंट करेंगे। ठीक है, इसको लर्निंग स्लोप समझेंगे अपना, और लर्न करके आगे बढ़ने की, नई चीज की इनोवेशन करके आगे बढ़ने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक, अब फाइनली बारी आती है डिसीजन की। ठीक, तो यहाँ पे क्या होता है, कोलैबोरेटिव डिसीजन टू एग्जीक्यूट ड्रीम्स। यहाँ पे क्या होता है, डिसीजन एक आदमी नहीं लेता है, कि मतलब जो इंटरप्रेन्योर होता है जिसका पूरा आइडिया होता है, भाई देखो जिसका आइडिया हो वो बेटर सोचेगा ही सोचेगा, तो यहाँ पे वो अकेला पर्सन डिसीजन नहीं लेता है। ठीक है, इसमें जो फर्म या जो मेन कंपनी है जिसका ये बंदा एम्प्लॉय है, तो वो डिसीजन लेने में भी अपना एक पार्टीशन देती है। बट जब यहाँ पे एंटरप्रेन्योर्स की बात होती है तो बिकॉज इसने सब कुछ खुद ही करा है तो डिसीजन ये खुद ही लेता है। अब चाहे वो डिसीजन सक्सेस हिट करे या फेलियर हिट करे, ठीक, तो ये उसके ऊपर। आई होप एंटरप्रेन्योर और इंटरप्रेन्योर में डिफरेंस क्लियर होगा। थोड़ा सा ध्यान दे देना क्योंकि कई बार ये पेपर में आ चुका है और कंफ्यूज कर देता है बच्चों को। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।
अब बारी आती है वुमेन्स एंटरप्रेन्योर्स की। देखिए आजकल मॉडर्न टाइम पे वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो या एज अ जनरल हम लोग चाहते हैं कि वुमेन्स को थोड़ा सा मोटिवेट करें लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए, ठीक है, कि वो लाइफ में आगे बढ़ें अपने। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी बात क्या है, उनको फाइनेंशियल फ्रीडम दे दो, यानी कि खुद कमाओ। जब कोई भी आदमी खुद कमाता है तो वो आगे बढ़ता है। तो सेम चीज़ कमाने के लिए सबसे ज़रूरी क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप बनना, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी काफ़ी पुश कर रही है। तो आप चालू करते हैं क्या, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, ठीक। तो वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की 2006 में उन्होंने एक डेफिनेशन दी थी वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप की। क्या डेफिनेशन दी थी, एन इंटरप्राइज owned and controlled by a woman having a minimum financial interest of 51% of the capital and giving at least 51% of the employment generated in the enterprise to women। देखो कंडीशन क्या है कि वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप उन कंडीशन में गिना जाएगा जब उस कंपनी में कम से कम जो है फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट जो है कंपनी में वो 51% होना चाहिए, किसका, वुमेन्स का, ठीक है। कितना, मिनिमम 51, यानी कि वुमेन को मेजर पार्टनर होना चाहिए, माइनर पार्टनर नहीं, ठीक है। और दूसरी चीज यहाँ पे जितने भी लोग जो एम्प्लॉयड हों वहाँ पे 51% जो लोग होने चाहिए वो क्या होना चाहिए, वो होने चाहिए वुमेन्स होनी चाहिए। जब वुमेन्स होंगी 51% तभी उसको एक वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप की कैटेगरी में रखा जाएगा। ये डेफिनेशन किसने दी, तो ये डेफिनेशन दी हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। और कब दी है, ईयर है 2006। थोड़ा ध्यान देना, ये फैक्ट आ चुका है एक बार। चलिए आगे देखते हैं कि एंटरप्रेन्योर्स के टाइप्स क्या होते हैं, ठीक है। तो अलग अलग टाइप के एंटरप्रेन्योर्स। तो पहला टाइप है एफ्लुएंट एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है। एफ्लुएंट एंटरप्रेन्योर्स होते हैं ऐसे एंटरप्रेन्योर्स होते हैं जिन लोगों की जो फैमिली बैकग्राउंड होता है वो काफ़ी आपका रिच बैकग्राउंड से होता है, ठीक है, कि इनके पास भाई पैसा है, तुम जाकर के कुछ नया कर लो और तुमको फैमिली जो है सपोर्ट करेगी, ठीक। तो एफ्लुएंट वुमेन एंटरप्रेन्योर्स आर दोज वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हु हेल फ्रॉम अ रिच बिजनेस फैमिली। मतलब कि भाई खानदानी या बिजनेस फैमिली से बिलोंग करती है तो इनके पास पैसा बहुत है, ठीक है। दे आर द डॉटर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ एंड द वाइफ ऑफ एफिलिएंट पीपल इन द सोसाइटी। मतलब ये है कि डायरेक्टली खुद शुरुआत में कुछ हो या ना हो पर ये किसी भी रिच फैमिली या किसी बिजनेस फैमिली से रिलेटेड होंगे, किसी भी तरह रिलेटेड हो सकते हैं। बिजनेस फैमिली की बेटी हो, बहू हो, बहन हो या सिस्टर इन लॉ हो या पत्नी हो, ठीक है। अब क्या है, इनमें से ज़्यादातर लोगों का अगर आप देखो तो ये लोग कुछ खास जगह पे पर्टिकुलर ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। जैसे ब्यूटी पार्लर इंडस्ट्री हो गई, इंटीरियर डेकोरेशन इंडस्ट्री हो गई, बुक पब्लिकेशन इंडस्ट्री हो गई या फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्रीज जो हैं इनमें ये लोग बहुत इंटरेस्ट लेते हैं। देखिए अगर हम एग्जांपल लें यहाँ पे तो जैसे नीता अंबानी मैम का अगर एग्जांपल लेते हैं तो यहाँ पे क्या हम ध्यान देंगे कि नीता अंबानी मैम ने भाई क्या कर रखा है, भाई क्रिकेट टीम अपनी खोल रखी है, ठीक है। क्रिकेट टीम में ये एक तरह की पार्टनर है, ठीक है। तो इनको पूरी बेसिक फंडिंग तो रिलायंस इंडस्ट्री से मिली तो इन्होंने खुद का अपना फर्म चालू कर ली। अब इसी तरह के और भी एग्जांपल ले तो गौरी खान का ले लेते हैं, ठीक है। गौरी खान मैम जो हैं जो आपकी शाहरुख खान की वाइफ हैं, तो शाहरुख खान की वाइफ क्या करती हैं, इंटीरियर डिज़ाइनर हैं, ठीक है, इंटीरियर डेकोरेशन। तो इन्होंने क्या करा कि शाहरुख ने उनको मतलब पैसा दिया, मोटिवेट किया, आगे बढ़ने को बोला कि भाई आप आगे बढ़ो लाइफ में, कुछ अच्छा करो। तो ठीक है, तो उन्होंने क्या करा कि इंटीरियर डेकोरेशन का खुद का खोला और अपनी लाइफ में सक्सेसफुल एक एफ्लुएंट एंटरप्राइज खुद की खोल ली और वो खुद एक एंटरप्रेन्योर बन गई, ठीक। द फैमिली सपोर्ट द अबव टाइप ऑफ एंटरप्रेन्योर्स इन कैरिंग आउट देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब जो इस तरह के एंटरप्रेन्योर्स होते हैं फैमिली भी उनको सपोर्ट करती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला टाइप है कि पुल फैक्टर। अच्छा, अब ये पुल फैक्टर क्या होता है, वुमेन इन टाउन्स एंड सिटी टेक अप एंटरप्रेन्योरशिप एज अ चैलेंज टू डू समथिंग न्यू एंड टू बी इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट। देखिए आजकल मॉडर्न टाइम पे क्या है, हर वुमन चाहती है कि भाई मैं फाइनेंशियली जो है इंडिपेंडेंट हूँ, मुझे पैसे के लिए किसी अपने हस्बैंड के पास या बॉयफ्रेंड के पास या डैड के पास से पैसा ना मांगना पड़े, ठीक है। वो चाहती है कि नहीं मांगना है मेरे को। तो अब ये अगर पैसा नहीं मांगना तो क्या खुद इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा, और इंडिपेंडेंट होने के लिए वो एक पुल फैक्टर यानी कि खुद को मोटिवेट करके पुल करके क्या करती है, खुद के एक एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करती है, ठीक है। दे बिलोंग टू एजुकेटेड वुमेन who generally take up a small and medium industry where risk is low। तो ये वो वुमेन्स होती हैं जो कि अच्छे से वेल एजुकेटेड होती हैं और ये लोग क्या करती हैं कि ज़्यादातर मीडियम इंडस्ट्रीज में चालू करती हैं ताकि जहाँ पे रिस्क कम है और रिटर्न भी ठीक ठाक मिले। बिकॉज लगता है कि शुरुआत कर लें, बाकी आगे हम ग्रो कर लेंगे, ठीक है। अंडरस्टैंड दिस कैटेगरी, वुमेन यूजुअली स्टार्ट सर्विस सेंटर्स, बुक स्कूल, फूड केटरिंग इन सेंटर्स, रेस्टोरेंट, ग्रोसरी शॉप एट्सेट्रा। तो ये कुछ पर्टिकुलर एग्जांपल दे रखे हैं, जैसे कि इस कैटेगरी की जो वुमेन्स होती हैं वो क्या करती हैं, सर्विस सेंटर्स
खोल लेती हैं, या स्कूल्स के सर्विस सेंटर हो गए, या फूड केटरिंग का अपना बिजनेस हो जाता है। जैसे अगर आप लोग जो बच्चे बाहर कभी भी रहे हैं तो उन्होंने देखा होगा कि जो आपका फूड का या जो आपका टिफिन सर्विस रहती है तो वो हमेशा एक रन बाय वुमेन होती है, एंड आदमी लोग जो होते हैं उसके टिफिन डिलीवर करते हैं, ठीक है। तो एक तरीके से वो भी आपके पुल फैक्टर एंटरप्रेन्योर्स में आ जाते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है पुश फैक्टर। अच्छा, अब इन लोगों के साथ क्या होता है कि देयर आर सम वुमेन एंटरप्रेन्योर हु एक्सेप्ट द एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटीज टू ओवरकम फाइनेंशियल डिफिकल्टी। भाई ये लोग मुसीबत में होते हैं तो इन लोगों को क्या रहता है कि अगर मैं काम नहीं करूंगी तो सक्सेस नहीं हो पाऊंगी, तो इसके लिए क्या है, फाइनेंशियल डिफिकल्टी से बाहर निकलने के लिए ये लोग एक तरह का एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करते हैं, ठीक है। द फैमिली सिचुएशन फोर्सेस देम आइदर टू डेवलप द एग्जिस्टिंग फैमिली बिजनेस और टू स्टार्ट अ न्यू वेंचर टू इम्प्रूव द इकोनॉमिकल कंडीशन ऑफ द फैमिली। भाई होता क्या, कई बार इनको फैमिली की कंडीशन अच्छी नहीं होती है तो ये लोग क्या करते हैं, या तो जो फैमिली का बिजनेस है, भाई मान लो अगर फैमिली कोई बिजनेस कर रही थी, अब डैड इल हो गए, तो क्या हुआ कि उस वुमेन को हम लोग मोटिवेट करेंगे कि आप वो बिजनेस ग्राउंड पे ले लो, एंड ताकि आप लोग उस बिजनेस को आगे बेटर कर सको, ठीक है। इन दूसरा कंडीशन क्या है, या फिर अगर फैमिली बिजनेस नहीं है तो फैमिली मोटिवेट करेगी, भाई खुद का कोई नया बिजनेस खोल लो, ठीक है। देखो अलग अलग तरह के वुमेन्स अलग अलग तरह के बिजनेसेस इस कैटेगरी में खोल सकती हैं, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला सेल्फ एम्प्लॉयड एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है। अब इस कैटेगरी में क्या आता है, इस कैटेगरी में आता है पुअर एंड वेरी पुअर वुमेन इन विलेज एंड टाउन रिलाई हैवली ऑन देयर ओन एफर्ट फॉर सस्टेनेंस। अब देखो क्या होता है, कई बार जो गांव का फैक्टर होता है, तो गांव में क्या होता है यार, कई बार आपका बहुत ज़्यादा पैसा नहीं होता, तो क्या होता है, वुमेन जो होती है उनको खुद ही सर्वाइवल का मैटर पड़ जाता है। कई बार जो पति है, मान लो भाई नशेड़ी मिल गया या पति की डेथ हो गई, तो इस कैटेगरी में क्या होता है, बेचारी उनको खुद ही सारी मेहनत करनी पड़ती है। तो इस तरह क्या करते हैं, वो एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करती है, स्मॉल इंटरप्राइज स्टार्ट करती है, जैसे कि ब्रूम मेकिंग यानी झाड़ू बनाने की कंपनी हो गई, वैक्स यानी मोमबत्ती बनाने की हो गई कंपनी, चाय कॉफ़ी ऑफिस को पहुंचाने की जिम्मेदारी ले लेती है, या कपड़ों में प्रेस करने की जिम्मेदारियां ले लेती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से वो अपनी अर्निंग बेसिक करते रहते, जैसे आप यहाँ पे फोटो में देख सकते हैं, ठीक है। तो वो कोशिश करती है ताकि उनका बिजनेस चलता रहे और वो अपनी फैमिली को फीड कर पाए, ठीक है। अब आते हैं रूरल एंटरप्रेन्योर। वुमेन इन रूरल एरिया विलेज स्टार्ट एंटरप्राइज विच नीड्स एटलीस्ट ऑर्गेनाइजिंग स्किल एंड लेस रिस्क। देखो इस कैटेगरी में क्या होता है, इस कैटेगरी में जो गांव की औरतें होती हैं या महिलाएं होती हैं, वो लोग क्या करती हैं, वो खुद की नई बिजनेस खोलती हैं जिसमें उनको कम से कम बिजनेस स्किल्स लगें और कम से कम रिस्क रहे। मतलब कि हम अगर अगरबत्ती बना रही हैं वुमेन्स, तो उनको ये पता कि भाई अगरबत्ती आज नहीं तो कल बिक ही जाएंगी, ठीक है। तो इसमें ऐसा नहीं कि नहीं बिकेंगी, नहीं बिक जाएंगी, सबको चाहिए। तो इस तरीके के बिजनेस ये लोग करती है जहाँ पे कम इन लोगों को बिजनेस नॉलेज होने के बावजूद ये लोग अच्छा गेन कर सके। जैसे ध्यान दीजिए डेयरी प्रोडक्ट्स, ठीक। तो अगर आप लोग जो लोग भी गांव से बिलोंग करते हैं तो आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि कई जो औरतें होती हैं वो गांव में घी वगैरह बना करके बेच देती हैं, घर में ही गाय भैंस पाले रहती हैं, वो घी बेच देती हैं, ठीक है। पिकल हो गया आपके भाई, अचार रखने के हो गए, फ्रूट जूस हो गए, पापड़ या गुड़ बनाने की जो होती है कंपनी, वो सब आती हैं आपके रूरल एंटरप्रेन्योरशिप वुमेन कैटेगरी के अंडर, ठीक। अब देखो क्या भाई, ये तो हमने देख लिया कि यही है अपॉर्चुनिटी है भाई, पर अपॉर्चुनिटी अगर आप देखो, अगर आपको सीढ़ी में आगे बढ़ना है तो एक मुसीबत साथ में रहेगी ही रहेगी। और ये मुसीबत क्या है, मेन प्रॉब्लम फेस बाय द वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, यानी कि जो प्रॉब्लम वुमेन एंटरप्रेन्योर्स फेस करते हैं, ठीक है। तो हम उनके बारे में एक शॉर्ट में बात करेंगे, ठीक है। शॉर्टेज ऑफ फाइनेंस, भाई देखो शुरुआत में क्या होता है, उनके पास फाइनेंस नहीं होता, उनको पैसा कहीं ना कहीं से लाना पड़ता है। अब ये उनके ऊपर है कि वो पैसा कहाँ से लाएं, किसी से उधार लें या पेरेंट्स से लें। तो अलग अलग कैटेगरी की वुमेन जो है अलग अलग तरीके से फाइनेंस जोड़ सकती हैं। शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल, अब अगर आप मान लो वैक्स मेकिंग इंडस्ट्री में आ रहे हो, आपको बी हाइव वैक्स मिल नहीं रहा, तो आप भाई वैक्स कैसे मंगाओगे, तो जो रॉ मटेरियल होता है वो मिलना भी बड़ा तकलीफ दे हो जाता है, शॉर्टेज रहती है। इनएडेक्वेट मार्केटिंग फैसिलिटी, भाई मान लो किसी वुमेन एंटरप्रेन्योर ने सब कुछ बड़ा अच्छा करा पर उसको मार्केटिंग ठीक से नहीं हो पा रही है, मार्केटिंग का बजट नहीं मिल रहा है, या मार्केटिंग के लिए अच्छे लोग नहीं मिल रहे हैं, या मार्केटिंग जो टैक्टिक यूज़ कर रहे हैं वो चल नहीं रही हैं, तो मार्केटिंग अगर फेल होती है तो उनके ऊपर ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है। कीन कंपटीशन, अच्छा अब होता क्या, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को अभी मौके मिल रहे हैं, पहले बहुत ज़्यादा मौके नहीं मिलते थे। तो इस कैटेगरी में क्या होता है, बहुत ज़्यादा उन्होंने खुद के लिए कंपटीशन लगा लिया। अब कंपटीशन के साथ सक्सेस होने के चांसेस कम हो जाते हैं, बट जो सक्सेस होगा वो बेस्ट निकलेगा, ठीक।
हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब देखिए अगर कोई वुमेन एंटरप्रेन्योर बनना चाहे तो कंडीशन क्या है कि कई बार जो भी आप चीज़ नई लाने की कोशिश करो तो वो चीज़ मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल होती है। तो बड़ी कंपनी क्या है कि उस चीज़ को नंबर्स में प्रोडक्ट करती हैं, तो इसलिए उनकी कॉस्टिंग बहुत कम आती है, ठीक। बट अगर आप छोटी सी चीज़ प्रोडक्ट करना चाहो या छोटे लेवल पर प्रोड्यूस करना चाहो तो उसकी कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा आ जाएगी, ठीक। अब है फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब यह है कि आप वुमेन कितना भी आगे बढ़ जाए उनके पास एक फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनी ही रहती है, ठीक है। चाहे बच्चे हो जाएं या परिवार हो जाए, चाहे उनके पेरेंट्स हो जाएं, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, खैर ये बात तो लड़कों पे भी अप्लाई होती है भाई। अगर आप डैड बन जाते हो तो आप पे बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर नहीं बनते हैं तो आप पे आपके पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों कैटेगरी में आ जाएगी, वुमेन एंटरप्रेन्योर और मैन एंटरप्रेन्योर दोनों। और लोगों का सोशल एटीट्यूड, दूसरी बात यह है कि लोग वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को अच्छी नज़रों से नहीं देखते। मतलब उनका वुमेन, मतलब एक आपने अगर वुमेन एंटरप्रेन्योर, अगर आप एक औरत हैं या अगर आप एक वुमेन हैं तो आपने एक बात रियलाइज़ करी होगी कि सोसाइटी वुमेन्स को बहुत अच्छे से नहीं समझती है या वुमेन्स को बहुत ऊंचा नहीं मानती है कि भाई तुम अच्छा कुछ कर लोगे। नहीं, जब वुमेन एंटरप्रेन्योर की बात तो वो कहेंगे कि ये क्या कर पाएगी, इस तरह के टॉन्ट्स मारते जाते हैं, ठीक। तो ये है एंड लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी, ठीक है। तो इस इंडस्ट्री में आपको अपॉर्चुनिटी भी बहुत ही कम होती है, मतलब बहुत कट थ्रोट कंपटीशन होता है, ठीक है। तो मतलब जीरो से स्टार्ट करके टॉप पे पहुंचने में बहुत मुसीबतें होती है। तो ये सब आपके आ जाएंगे किसमें, मेन प्रॉब्लम्स में आ जाएंगी जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स फेस करते हैं, ठीक है। आई होप यहाँ तक सब कुछ क्लीन एंड क्लियर हो गया होगा। इन केस कुछ नहीं क्लियर हो तो मेरे से आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, आप लोगों को सिर्फ मोटिवेट करने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के नाम ढूंढ करके निकाले हैं ताकि आप लोग देखें, एंड अगर आप खुद वुमेन एंटरप्रेन्योर बनना चाहें तो आप आगे देख सकते हैं, ठीक है। जैसे इंदु जैन जो बेनेट कोलमैन ग्रुप है टाइम्स ऑफ इंडिया का, उनकी चेयरपर्सन है, ठीक है। इंदिरा नूई चेयरपर्सन ऑफ पेप्सिको। पेप्सिको कंपनी किसने नहीं सुनी है, सोचो। वहाँ की चेयर वुमेन जो है, एक वहाँ की जो चेयरपर्सन है वो एक वुमेन है, ठीक है। इसी तरह अलग अलग कंडीशन में, जैसे वीएलसी की जो है फाउंडर हैं आपके, ठीक। पाक होटल की जो हैं वो हो गए, ठीक। CEO शहनाज हुसैन। शहनाज हुसैन के बारे में आपने सुना होगा। इनकी जो आपका आई थिंक मेकअप, जो देखो अगर गलती हो जाए मेकअप के बारे में थोड़ा सा मतलब पर्सनली मत लेना, तो मेकअप आई थिंक मेकअप लाइन है इनकी भी, शहनाज हुसैन की। तो इन लोगों का अगर आप लोग देखो तो इन लोगों ने आपका काफ़ी स्ट्रगल करी और शुरुआत से आकर के आज सक्सेस की एक नए लेवल में पहुंच गया। तो आई होप कि आप लोग भी कुछ ऐसा नया करोगे एंड लाइफ में सक्सेस होगे, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को इतना ही यहीं तक रखते हैं, इस वीडियो को यहीं कंप्लीट करते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, बेझिझक मैं सॉल्व करूंगा। ओके, हैव अ नाइस डे।